अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी। रंगे नो चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, आप जहां रहें खुश रहें, मेरी दुआ है आप जहां हों खुश रहें और सलामत रहें। इसके अलावा जैसे नाजरीन आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक इमारत आपको नज़र आ रही होगी। इमारत किस चीज़ की है और कौन सी इमारत है ये आप सोच रहे होंगे। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये एक स्कूल है जो कि बिल्कुल भी कहीं से नज़र नहीं आ रहा कि ये स्कूल है। इलाका मकीन कहते हैं कि ये माइज़ा वेलफेयर स्कूल है और इसकी ये इमारत है। यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से तालीम का सिलसिला बेमुकम्मल तौर पर बंद है। हम जानेंगे इसकी खस्ता हाली की वजूहात क्या हैं, क्योंकि ये स्कूल जो है इंतहाई खस्ता हाल है और अंदर से इसके क्या मामलात हैं वो भी हम जानेंगे और देखेंगे। यहाँ टीचर्स से भी मुलाकात करेंगे और इलाके के लोगों से भी मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि इस स्कूल की हालत ये क्यों। नाज़रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसमें तकरीबन 6 कमरे मौजूद हैं। एक जो है प्रिंसिपल ऑफिस भी है और गेट के साथ ही वॉशरूम बने हुए हैं, फिर उसके साथ एक क्लासरूम बनी हुई है। इसके बाद जो है प्रिंसिपल का कोने पे एक कमरा है जो दरख्तों की ओट में जो है वो बना हुआ है और ज़रा हमारा कैमरा उस तरफ दिखाएगा जहाँ पे दीगर जो क्लासेस हैं। तो ये दीगर क्लासेस नाजरीन पूरी एक रॉ में तकरीबन 4 क्लासेस यहाँ पर बनी हुई हैं जो इस वक्त बंद हैं तकरीबन, क्योंकि ये जब से लॉकडाउन का सिलसिला नाजरीन शुरू हुआ है उसी वक्त से स्कूल भी बंद हैं और 15 जुलाई तक सिंध के स्कूलों में तातीलात का ऐलान किया गया है। इस स्कूल की हालत ज़ार नाजरीन आप जैसे कि देख रहे हैं, इस वक्त ना कोई सफाई है यहाँ पर और एक अजीब व गरीब समा है, जैसे एक उजाड़ खंडर एक इलाका होता है और पत्ते जो है बिखरे हुए हैं, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। समझ से बाहर है कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो कहाँ है और इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई। अगर छुट्टियाँ हैं स्कूल की तो कम से कम सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए था। यहाँ पर कोई एक जो है चपरासी होना चाहिए था या यहाँ पर एक जो निगरान एक होता है वो होना चाहिए था और वो देखता इस स्कूल को, उसको सफाई करता और इसको प्रॉपर जो है उसको उसकी असल हालत में रखना। नाजरीन, ये क्लासरूम का मंज़र है और क्लासरूम में ना कोई झाड़ू दी गई है, बिल्कुल जो है मट्टी पड़ी है और डेस्कों पर भी मट्टी पड़ी है। अजीब व गरीब सूरत हाल है और कमरे भी ये खुले हुए हैं तकरीबन और यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है, ताला भी नहीं लगाया गया दरवाज़ों को और किसी भी यकीनी तौर पर यहाँ चोरी का भी ख़तरा हो सकता है और दीगर मसाइल भी हो सकते हैं। नाजरीन, ये आप देख रहे होंगे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर हम मौजूद हैं और ये प्रिंसिपल ऑफिस में बिल्कुल एक खंडर सा बना हुआ है। अंदर कुछ चेयर्स रखी हैं और इन चेयर्स पर जो है गर्द जमी हुई है बहुत ज़्यादा मिकदार में और अंदर से ना कोई झाड़ू वगैरह दी गई है और किताबें भी रखी हैं। कुछ साइड पर जो है ये कुछ किताबें भी आपको नज़र आ रही होंगी। अजीब व गरीब सूरत हाल है नाजरीन। एक स्कूल होता है, उसका पूरा निज़ाम होता है और उस निज़ाम के तहत स्कूल को ताला लगाया जाता है या फिर एहतियात के लिए जो है वहाँ सफाई का इंतज़ाम होता है या दीगर मामलात होते हैं। हमें इस स्कूल में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो हम लोगों से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इस स्कूल की हालत ज़ार ऐसी क्यों हुई है और क्या इसका इंतज़ाम चलाने वालों की ये ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस पर भरपूर तवज्जो दें। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मवाज रेजिडेंस एसोसिएशन की चेयरपर्सन मोहतरमा नाहिद खुदा बख्श साहिबा। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इस स्कूल की ये हालत ज़ार इस तरह क्यों है और ये कब से कायम है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कब से कायम है ये स्कूल? ये तो 6-7 साल पहले से ही है, 7-8 साल हुए इसको। अच्छा, ये मैंने सुना है कि गवर्नमेंट क्या ऑफ सिंध जो है वो इसकी फंडिंग कर रही है और किसी एनजीओ के तहत है। हमें भी यही मालूम हुआ है कि यहाँ फंडिंग होती थी और अब जो है टीचर्स को पे वगैरह नहीं दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं आया हूँ तो यहाँ तो इलाके के लोगों को इसका नाम भी सही तरीके से मालूम नहीं है। चलें हम ये समझ लेते हैं कि ये किसी एनजीओ के तहत होगा और जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो इदारा है एजुकेशन फाउंडेशन, गवर्नमेंट
सिंध एजुकेशन फाउंडेशन जो है ना, उसके तहत ये जो इदारा है वो चल रहा है। लेकिन यहाँ आकर महसूस हुआ कि ये इमारत तो बहुत खूबसूरत है और बहुत पुख्ता है, लेकिन यहाँ अंदर का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है। तो ये जो पहले वाले थे उन्होंने ही किया हुआ है ना, जो इन्होंने ख़राब किया हुआ है ना। टीचर्स को पे दे रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। जो है 2-2 3-3 महीने हो जाते थे, टीचर्स को पे नहीं देते थे, वो आना छोड़ दिया। बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे। अच्छा, यहाँ टीचर्स कितनी हैं? अभी तो नहीं है इतनी, एक ही थी। हाँ, मैंने ये सुना है कि नाजरीन एक पूरे स्कूल में माशाल्लाह यहाँ पर 4 क्लासें ये हैं, 5 क्लासें हैं और एक जो है स्टाफ रूम है जिसे प्रिंसिपल ऑफिस भी कह सकते हैं। तो 5 रूम्स हैं यहाँ पर जो क्लास रूम्स हैं बाकायदा, लेकिन यहाँ पर एक जो है वो टीचर बताते हैं कि तैनात थी। तो एक टीचर क्यों और इसकी भी जहमत क्यों की गई? ये तो अब उन्हीं को पता होगा ना, जो चला रहे थे। ये तो नहीं, कभी यहाँ के लोगों ने किसी जिम्मेदार से, कोई गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जिम्मेदार आया हो, उससे मुतालबा किया हो कि यहाँ पर ज़्यादा टीचर्स होने चाहिए? ये तो उन्हीं को पता होगा ना। अच्छा, यहाँ मतलब ये है कि जो टीचर्स यहाँ पर तैनात थी, तो क्या वो इतने सारे बच्चे यहाँ पर जो पढ़ने आते थे उनको क्या वो कवर कर लेती थी? टीचर्स तो अच्छी थी, मैंने तो सुना हुआ था, अच्छी पढ़ाती थी। नेवल से भी आती थी, दूर दूर से भी आती थी, अच्छी पे देते थे। अच्छा, कितने बच्चे हैं यहाँ पर, कुछ आपके नॉलेज में है इस हवाले मैं से? जब आई थी विजिट करने के लिए तो कम थे बच्चे, 8-10 थे, इतने बच्चे थे। इतने बड़े स्कूल में 8-10 बच्चे? क्योंकि वो उनको पे नहीं मिली हुई है, टीचर चली गई है, एक ही टीचर हैंडल कर रही थी। अच्छा, फीस क्या थी यहाँ पर, कुछ है आपके नॉलेज में? फ्री था। जी, ये बताइए कि ये मतलब है यहाँ पर कितने बच्चे स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम हैं? शुरू में जो थे वो 150 तक थे, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने फंडिंग नहीं की, टीचर्स को पे कम दी और जाहिर बात है टीचर चली गई तो बच्चे भी कम होते गए। हालांकि हम एक एक के घर गए कि आप लोग पढ़ाएं बच्चों को, लेकिन अच्छा, आपने यहाँ कोशिशें की हैं, लोगों को मोटिवेट किया है? जाहिर बात है कोशिशें तो की हैं। वो एक एक के घर गए हैं हम लोग कि भाई आप लोग पढ़ाएं। वो तो वैसे भी करते रहते हैं, कोई रास्ते में बच्चा खेल रहा होता है तो कहते हैं बेटा आप लोग पढ़ो। ये तो करना पड़ता है ना, समाज ही रहनुमा होता है, वो क्या करता है, यही कोशिश है। जिसका एजुकेशन से ताल्लुक़ होता है तो वो यही कोशिशें करता है। हालांकि स्कूल अच्छी है, देखिए आप बच्चों को यहाँ आना चाहिए, बच्चों को यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है, खुला हवादार स्कूल है, 5 रूम है, रूम भी बड़े बड़े, छोटे भी नहीं है। अच्छा, इसकी वजह आप क्या समझती हैं? कुछ इंतज़ामी मसला समझती हैं कि जो यहाँ की इंतज़ामिया थी वो इस पर तवज्जो नहीं दे पा रही, या फिर आप इलाके के लोगों को कसूरवार ठहराती हैं? इलाके के लोग तो हैं लेकिन वो कम है। अब जब बच्चे आए तो ये तवज्जो ज़्यादा देती इंतज़ामिया, टीचर्स को सैलरी सही देती तो वो सही आती, बच्चों को सही पढ़ाते। जब उनको सैलरी नहीं मिली वो कम होते गए, बच्चे भी कम होते गए। अच्छा, चले मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ कि क्या ये एक ही स्कूल है इलाके में या और भी प्राइवेट स्कूल हैं यहाँ? प्राइवेट है लेकिन वहाँ उनमें क्या पोजीशन है, क्या रुझान है लोगों का, मतलब है? वहाँ पढ़ाते हैं बच्चे, लोग पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल है, पढ़ा रहे हैं। उनके मुकाबले में इस स्कूल के हवाले से अगर कंपैरिजन करें? वो हवादार भी नहीं है स्कूल, लेकिन यहाँ वही टीचर्स नहीं थी, कम हो गई, इसकी वजह से बच्चे सारे चले गए। अच्छा, एक तालीमी इदारे को आप कैसा समझती हैं, कैसा होना चाहिए? क्योंकि जाहिर है ये तालीम, लिहाज से तो परफेक्ट है, ये इमारत के लिहाज से तो बहुत अच्छा है, हवादार। तालीम के लिहाज से आप कैसा समझती हैं कि कैसा होना चाहिए? जाहिर है ये मादर इल्मी है और इससे जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं उनका पूरा एक मुस्तकबिल जो है नाजरीन स्कूल से मुंसलिक होता है। टीचर आएंगी, टीचर पढ़ाएंगी तो ही बच्चों को सब कुछ का इल्म मिलेगा ना। यही जब वो आएंगे बच्चे खुद ब खुद ही आ जाएंगे। टीचर्स रोज़ आती रहेंगी, टीचर्स होंगी, उनको सैलरी अच्छी मिले, सही टाइम पे सैलरी मिल जाए। अच्छा, इसका स्कूल की हालत भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत गंदी हुई हुई है। यहाँ पर लग रहा है कि कोई चपरासी या कोई चौकीदार नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ। ये तो है तो सही, लेकिन अब वो सफाई नहीं करता है। अच्छा, आप क्या मुतालबा करेंगी एज ए समाजी रहनुमा? गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कोई मुतालबा कीजिए ताकि वो स्कूल स्टार्ट करें, ये इन पे तवज्जो दें, ये जो कुछ है वो टीचर्स मुहैया की जाए, जो फंडिंग वो फंडिंग दी जाए, या नया स्कूल किसी भी तरीके से ये कायम करें। इमारत तो बहुत अच्छी है, यही हो सकता है। अच्छा जी, शुक्रिया।
नाज़रीन, मवाज वेलफेयर एसोसिएशन की इस वक्त कोऑर्डिनेटर साइमा साहिबा मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे कि ये क्या मुतालबा करती हैं हुकूमत से। जी, इस स्कूल के बारे में आप क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगी? हमारे बच्चों को तालीम दी जाए, यही। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस स्कूल के चौकीदार भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और इस स्कूल के हवाले से जानेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। आपका नाम? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद साहब, कितने अरसे से हैं यहाँ? मैं तकरीबन आठ महीना हो गया ये स्कूल चल रहा है ना। अच्छा, ये बताएं कि 8 महीने से जो है आप क्या देख रहे हैं यहाँ स्कूल में? बच्चे आते थे पढ़ने? बिल्कुल जी सर। कितने बच्चे आते थे? तकरीबन 150 बच्चे आते थे, 160 बच्चे आते थे। क्यों? ये स्कूल में इंतज़ाम ही नहीं था, ये स्कूल में पानी नहीं था। पहले बोला मैं कपड़ा दूंगा, सब दूंगा, किताबें दूंगा, तनख्वाहें दूंगा। आज तक किसी गरीब को तनख्वाह भी नहीं मिला, चौकीदार को, किसी टीचर को भी नहीं मिला। अच्छा, आपको तनख्वाह नहीं मिली? कितने महीने से नहीं 3 मिली? महीने से मेरे को तनख्वाह नहीं मिले सर। अच्छा, 3 महीने से पहले मिली थी? पहले मिले था, अभी 3 महीने। कौन आपको तनख्वाह देता था? वो सर का नाम अच्छा है, वो ये उधर लिखा हुआ है उसमें, मैं सर का नाम नहीं जानता हूँ। उसने पहले तनख्वाह देता था, अभी 3 महीना हो गया मेरे को तनख्वाह नहीं दिया। क्योंकि मैं तनख्वाह मांगता था, मेरे को बोलता तेरे को मैं जेल के हवाले करूँगा। आखिर मेरा तकसीर क्या है, जेल के हवाले करेगा? मैं तनख्वाह मांगूंगा, मेरे को जेल के बोलता है। मेरे को गवर्नमेंट भी तनख्वाह नहीं पकड़ता है। मैं बोला भाईजान मेरा फ़ोन तो उठाओ, फिर इधर आके बात करो। फ़ोन भी नहीं उठाता था, कटता था। नाजरीन, ये बड़ी अजीब बात बता रहे हैं कि जिनका के पास इस स्कूल का इंतज़ाम था वो इनको धमकियां दे रहे हैं इनके तनख्वाह मांगने पर, और कह रहे हैं कि जनाब मैं तुम्हें जेल में बंद करा दूंगा, और धमकियां दे रहे हैं। किस चीज़ की तनख्वाह? ये बड़ी अजीब बात है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो दे, और ये बुज़ुर्ग हैं और परेशान हैं। 3 महीने से इनको तनख्वाह नहीं दी गई। चलें जी बाबा, आपकी हम बात ऊपर पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपका मसला हल करे। जी मेहरबानी। सलाम अलैकुम। जी, आप बताइए। यहाँ के जो सराज साहब के नाम के बंदे थे, वो हमारे, मैं खुद एजुकेशन से हूँ, टीचर हूँ गवर्नमेंट का। तो मेरी जब उनसे बात हुई, जगह हमारी है, हमने किराए पे दिए उनको। उनसे जब बात हुई थी, जब नए नए ये आए थे, इनके पास टीचर बेशुमार थे, ये नहीं कि कम थे, 1-2 नहीं थे, 8-10 टीचर थे। लेकिन तकरीबन 3 या 4 महीने के बाद चलते चलते वो गायब होते गए। आखिर में एक लेडीज़ टीचर बची, तो उन्होंने हमें बताया कि अभी 4 महीने से तनख्वाह नहीं दी। ये बाबा हैं, इन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने सराज साहब का नंबर लिया, उनको कॉल की। मैंने कहा भाई आपने इनको तनख्वाह क्यों नहीं दी? तो उन्होंने कहा मैं आगे मैडम से बात करता हूँ, कोई डायरेक्टर है, कोई इनकी लेडीज़ डायरेक्टर है। दूसरे टाइम पे मुझे फिर कॉल करके कहते हैं कि भाई आप कौन होते हैं, मैं मतलब कि हमारे एजुकेशन के मामला में। मैंने कहा मैं कौन होता हूँ? जगह हमारी है, आपने हमारी जगह बदनाम की हुई है, आप इनको तनख्वाह नहीं देंगे तो हम ये बंद कर देंगे। तो उस डर से उन्होंने ये जो बोर्ड लगा हुआ था इनका, ये बोर्ड भी उठा के ले गए। इसी वजह से ले गए ताकि कोई मीडिया को नहीं लेके आए। ये मीडिया को लेके आएंगे तो हम वहाँ शनाख्त हो जाएगी हमारी। 2 महीने की तनख्वाह उन्होंने फिर भेजी, उसके बाद फिर ये गायब हो गए। अब उसके बाद तकरीबन कॉल पे कॉल करे, अभी कॉल भी नहीं उठाते। मुझसे तो उन्होंने ये कहा था कि हम तो आपको देख लेंगे। मैंने कहा देख लेना, मैं मीडिया को ले आऊँगा सामने। सही बात। तो यही मसला था। उसके बाद ये गायब हो गया, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, उनको और मौका मिल गया। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप बताइएगा, क्या स्कूल के बारे में कुछ बताएं आप। ये क्या मतलब किस हवाले से? ये बताएं कि ये आपने लास्ट टाइम ये कब तक खुला हुआ था स्कूल, और जब लॉकडाउन हुआ है स्कूल बंद हुआ है, क्या पहले स्टूडेंट यहाँ पे आते थे? इलाके के लोगों की दिलचस्पी थी? सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आए यहाँ पर मवाच के आवाम का ख्याल करते हुए। यहाँ पे सोशल मीडिया की टीम आई। तो जैसा आपके सवाल आपने किया कि कब तक चालू था, कम से कम लॉकडाउन से 5 महीने पहले तक ये ओपन था। इसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 बच्चे होते थे, और इसमें एक मैडम साहिबा होती थी और एक चौकीदार यहाँ पे होता था। टोटल कुल मिला के 1 दर्जन लोग यहाँ पे मौजूद होते थे। लॉकडाउन से पहले यहाँ पे आप कोई पढ़ाई की सूरत हाल थी। एक मैडम बेचारी होती थी, वो बच्चों को कभी झूला बना के दे दें, कभी खेलने कूदने में लगा दें कि बच्चे स्कूल से बाहर ना जाएँ, बच्चे स्कूल में ही रहें। इस तरह करते करते 5 महीने भी मैडम ने बड़ी मुश्किल से गुजारे। और अभी जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो बेचारी मैडम भी अच्छा, बहुत सारे लोगों ने इस स्कूल के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। आप क्या समझते हैं कि किस तरह इस स्कूल को दोबारा से आबाद किया जा सकता है? सबसे पहले तो इस स्कूल को आबाद करने के लिए हमें गवर्नमेंट सपोर्ट होनी चाहिए।
کیونکہ بغیر گورنمنٹ کی سپورٹ کے ہم کچھ کر نہیں سکتے. اور میں اپیل کرتا ہوں مخیر حضرات سے اس طرف نظر دوڑائیں اور کوئی فنڈ وغیرہ ہمیں ملے اس اسکول والوں کو تو اس اسکول کو دوبارہ اپنی اصل حالت میں ہم لا سکتے ہیں. اور جہاں تک رہ گئی بچوں میں ہم شعور پھیلائیں گے کہ تعلیم کتنی ضرورت ہوتی ہے کسی ایک بچے کے لیے. تعلیم کے بغیر کوئی بھی انسان نہیں کہلاتا میرے خیال سے, وہ جانور ہی رہتا ہے. اور اچھا آپ کا نام؟ میرا نام فہد کیا کرتے ہیں آپ؟ میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا ماشاء اللہ. چلیں ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی علم سے آراستہ کرے اور بڑا انسان بنائے جیسے آپ کی سوچ ہے. ناظرین آپ نے جیسے کہ لوگوں کی یہاں باتیں سنی ہیں اور ابھی ایک ٹیچر تھے انہوں نے بھی گفتگو کی کہ جو انتظامیہ کا جو مین فرد ہے جو اس اسکول کو چلا رہے ہیں صاحب, وہ بالکل رابطے میں نہیں ہیں اور وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں, لوگوں کی تنخواہیں بھی نہیں دے رہے اور دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ وہ جو ہے اس جو ہے اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا اس سے کیا تعلق ہے. تو یہ عجیب و غریب صورتحال ہے. بہرحال ہمیں توقع ہے کہ یہ اسکول دوبارہ سے آباد ہوگا اور یہاں پر جو ہے تعلیم کا سلسلہ اسی طرح شروع ہوگا جیسے لاک ڈاؤن سے پہلے تھا. جی ناظرین, اس وقت سماجی رہنما راؤ رفعت صاحب موجود ہیں جو اس علاقے میں بڑے سرگرم ہیں, سماجی کام کر رہے ہیں. ان سے ہم گفتگو کریں گے اس اسکول کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. راؤ رفعت صاحب کیا حال ہیں؟ الحمدللہ. اچھا آپ اس علاقے میں بڑے سرگرم ہیں اور یہ اسکول میں نے یہاں ایک آپ دوستوں کے تعاون سے دریافت کیا ہے جس کی عمارت بہت خوبصورت ہے لیکن اندر سے یہ ایک طرح سے خستہ حال ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں مجھے کہ اس اسکول کی حالت زار کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ اصل میں یہ ایک گورنمنٹ فنڈڈ این جی او یہ اسکول رن کر رہی ہے اور صورتحال کچھ اس طریقے کی ہے کہ یہاں کے لوگوں نے بھی مجھے بتایا کہ گزشتہ 3 سال سے یہ اسکول چل رہا ہے. شروع میں تو پبلک موٹیویشن تھی, لوگ زیادہ, بچے بھی زیادہ تھے, 150 تک بچے سے, کیونکہ 5 کلاس روم ہیں تو 150 بچے ادھر موجود تھے اور 3-4 ٹیچرز موجود تھے. لیکن یا تو گورنمنٹ فنڈنگ کا پرابلم تھا یا کوئی دوسری انتظامی صورتحال درست نہیں تھی کہ یہ مختلف این جی اوز کے ہاتھ میں یہ اسکول رہا. اور پھر یہ آخر میں جو ہے یہ معمار ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نام سے معمار ویلفیئر سوسائٹی چلاتی رہی. تو یہاں تو مطلوبہ جو اسٹاف تھا, جو ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے, جب وہی موجود نہیں تھا تو پھر آگے اسکول کس طریقے سے رن کیا جاتا. اور دیگر صورتحال بھی کچھ اسی طریقے کی تھی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے اس پہ توجہ نہیں دی؟ گورنمنٹ نے تو جسٹ فنڈنگ کی ہے این جی او کو, اور انتظامی صورتحال کی ذمہ داری پھر این جی او کی تھی. گورنمنٹ کے ساتھ یہ نہیں, این جی او نے جب یہ لیا ہوگا اور حکومت نے جب یہ این جی او کو سونپا ہوگا اس وقت کوئی معاہدہ ہوا ہوگا یقینی طور پر کہ جناب اس کو کس طرح چلانا ہے, کس طرح رن کرنا ہے, اور کچھ ہوتے ہیں نا اصول اور ضوابط طے کیے جاتے ہیں. یقیناً یہ گورنمنٹ کا ایک سرٹین کرائیٹیریا ہوگا جس کی بنیاد پر یہ وہ فنڈنگز کر رہی ہوگی این جی اوز کی, اور اس کی جانچ پڑتال بھی ہونی چاہیے کہ آیا وہ این جی اوز اتنا فنڈ بھی لے رہی ہیں لیکن اس کے باوجود ایجوکیشن کا جو مطلوبہ معیار ہے یا ان کو جو دینے کے لیے کا مقصد تھا کہ تعلیمی نظام کے اندر یا ہمارے تعلیمی معیار کے اندر بہتری پیدا ہو اور لوگوں کو ایک تعلیم کی بہترین سہولت فراہم کی جا سکے, جب وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا ہے تو وہ گورنمنٹ کا فنڈ کس حساب سے ان کے پاس دیا جا رہا ہے. تو یہ ایک تو بڑا سوالیہ نشان ہے گورنمنٹ کے حوالے سے بھی کہ آخر یہ فنڈ آیا اس کی جانچ پڑتال ہوتی ہے یا یہ بھی اس کی بھی بندرباٹ ہو جاتی ہے یہ جو فنڈ ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ یہاں جو دیگر تنظیمیں ہیں اس حوالے سے ہم نے بات کی ہے, احساس انسانیت ویلفیئر ایسوسی ایشن کی میں بات کروں گا یہاں پر, اس کے ریپریزنٹیٹیو جناب ہارون قریشی صاحب اور فراز یوسف صاحب, جب ان سے بات ہوئی اور ہم نے ان کو پوری اس حوالے سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا, بھرپور انداز سے کہا کہ ہم اہلیان علاقہ کے ساتھ مل کر اور یہاں مواج ریزیڈنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن جو ہے اس کے ساتھ مرج کر ہم بہترین انداز سے انشاءاللہ اس اسکول کو ٹیک اوور بھی کریں گے, اس اسکول کو, اور بہترین انداز سے چلا کر بھی دکھائیں گے. اچھا اب یہ بتائیے کہ کیا علاقے کے لوگوں کی جو ہے توجہ اس اسکول کی طرف ہے یا نہیں ہے تو کتنی ہے؟ چونکہ میں نے سنا ہے کہ یہاں بہت کم بچے تھے, شروع میں 100-150 تھے, پھر کم ہوتے گئے, لاسٹ ٹائم اسکول کھلنے سے پہلے میرا خیال ہے 8-10 بچے سنا ہے میں نے. تو اس کو لوگوں کو کس طرح آپ موٹیویٹ کریں گے کہ اس اسکول میں آئیں اور یہاں پہ داخل کرائیں بچوں کو؟
بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہماری جو حکومتیں رہیں ان کی ترجیحات میں کبھی بھی تعلیم شامل نہیں رہی، اور ظاہری بات ہے ترجیحات کا تعین ہمیشہ حکومتوں سے ہی ہوتا ہے، وہ عوام تک منتقل ہوتا ہے، تو عوام نے بھی اس چیز کو بڑے ہی سرسری انداز میں دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے زندہ معاشروں کے اندر اور قوموں کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں اور افراد موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اس یہاں بھی جس طریقے سے یہ مواش ویلفیئر ریزیڈنس ایسوسیشن ہے یہ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر رہی ہے، اور بڑے اچھے اس کے لوگ جو ہیں میری ان سے ملاقات بھی رہی ہے، تو یہ اس حوالے سے آگاہی پھیلانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تاثر بھی غلط ہے کہ قطعاً یہاں کے لوگوں کو اس اسکول میں انٹرسٹ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، شروع کے اندر یہاں لوگ آئے بھی اور بڑے ذوق اور شوق سے بچوں نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، وقتاً فوقتاً موٹیویشن کے ذریعے، جو اس این جی او کا کام تھا کہ وہ لوگوں کو مزید موٹیویٹ کرتے، عمارت کی بھی صورتحال بہترین ہوتی اور یہ اسکول کو بھی مزید اسپینڈ کرتے، لیکن وہ ایکسپینڈیشن نہیں ہو سکا، اور بنیادی طور پر میں یہی سمجھوں گا کہ اس میں حکومت کی عدم توجہ اور اس این جی او کی نااہلی بھی شامل ہے۔ کوئی پیغام ایک اس اسکول کو چلانے کے لیے اور اس نئی نسل جو ہے اس کو جو علم کی جو زیور ہے اس سے آراستہ کرنے کے لیے، اور اس علاقے کے لوگوں کے حوالے سے کہ وہ ان کے بچے جو ہے وہ پڑھیں لکھیں اور بڑے آدمی بنیں، کوئی ایک پیغام دیں حکومت کو؟ حکومت کو میں کیا پیغام دوں گا کہ جب قرآن کی جو پہلی وحی ہے اس نے ہی سب سے پہلے پیغام دے دیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو علم وہ بنیادی چیز تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو اس کی اہمیت کا ادراک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو جتاتے ہوئے یہ انسانوں تک منتقل کیا کہ یہ بنیادی چیز ہے، اور علم الانسان ما لم یعلم کے ذریعے انسان کے اندر وہ استعداد اس کو فراہم کر دی گئی جس کے ذریعے وہ علم حاصل کر سکتا ہے، اور موجودہ دور تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو میں یہ چاہوں گا، لوگوں سے بھی یہ چاہوں گا، حکومت سے بھی یہ چاہوں گا کہ انہی قوموں نے ترقی کی ہے جنہوں نے تعلیم کو ہی اپنا نصب العین بناتے ہوئے آگے کی طرف پیش قدمی کی ہے۔ چلیں جی، رفعت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے رفعت صاحب کی بھی گفتگو کی سنی، اور اس سے پہلے ناہید صاحبہ گفتگو کر رہی تھیں اور بتا رہی تھیں اس اسکول کے حوالے سے بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں کہ یہاں کتنے بچے ہوتے تھے، اور آج کل چونکہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور موسم گرما کی تعطیلات بھی ہیں، 15 جولائی سے کہا جا رہا ہے کہ اسکول کھلیں گے، دیکھتے ہیں حالات اور وقت اس حوالے سے کیا طے کرتا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کا یہ مسئلہ جو دیرینہ مسئلہ ہے وہ حل ہوگا، اور اس اسکول کی رونقیں بحال ہوں گی، اور یہ جو کھنڈر میں اس وقت تبدیل ہو چکا ہے یہ سلسلہ اس کا ختم ہوگا، اور وہ این جی او جس کے تحت یہ اسکول چل رہا ہے اور گورنمنٹ آف سندھ اس پر فوری ایکشن لے گی اور اس اسکول کی رونقوں کو بحال کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہمارے چینل رنگ نو کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اسے شیئر کیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے اطراف کے لوگوں کا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔